नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर बल्कि उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर आधिपत्य बनाए रखा था। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और जैसा कि पिछले 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, छुआछूत की उत्पत्ति का आधार, नस्ल का अंतर, अध्याय नंबर 7, अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक। तो पिछले 2 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्य कौन थे और थोड़ी सी हमने जानकारी नागों के बारे में भी ली थी। अब हम आगे देखते हैं कि द्रविड़ कौन थे, द्रविड़ और नागों में और दासों में क्या अंतर था। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने लास्ट तक देखा था द्रविड़ कौन है। तो द्रविड़ कौन है, क्या वे लोगों से भिन्न हैं अथवा एक ही नस्ल के लोगों के 2 भिन्न नाम हैं। प्रचलित धारणा या मत तो यह है कि साधारणतः 2 विभिन्न नस्लों के नाम हैं। इससे लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल के 2 भिन्न शाखाएं हैं। और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर बल्कि उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर आधिपत्य बनाए रखा था। किंतु यह ऐतिहासिक सत्य है। हम देखेंगे कि इस विषय में विद्वानों का क्या मत है। तो विद्वानों का क्या मत है इस विषय पर देखेंगे। तो स्पष्ट लिखा है कि ये 2 भिन्न नाम हैं, लेकिन ये 2 भिन्न नस्लों के नाम हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नाग और द्रविड़ एक ही नस्ल की 2 भिन्न शाखाएं हैं और समूचे भारत पर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इनका आधिपत्य था। तो अब विद्वानों का क्या मानना है, आइए देखते हैं। तो लिखते हैं, श्री दीक्षित यार, एक प्रसिद्ध दक्षिणात्य विद्वान ने अपनी रामायण में दक्षिण भारत शीर्ष में लिखा है। लिखते हैं, एक अन्य आदिवासी नाग जो देवतुल्य है, जिसका देवी चिन्ह सर्प है। लिखते हैं, 7वें अखिल भारतीय प्रशस्त विद्या सम्मेलन का कार्यव्रत पृष्ठ क्रमांक 248-249 पश्चिम उत्तर में तक्षशिला से लेकर उत्तर पूर्व में असम तक और सिंहल तथा दक्षिण भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। किसकी बात कर रहे हैं? द्रविड़ों की बात कर रहे हैं। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे, या तो यक्षों मतलब यागकों के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर उनके पतन के बाद दक्षिण भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिंघल वरन प्राचीन मालाबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद के आरंभिक शताब्दियों के तमिल ग्रंथों में प्राय नाग नद का उल्लेख आता है। अभी तक मालाबार में नाग पूजा के अवशेष यथावत चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का नायगर कोयल मंदिर आज भी नाग पूजा को समर्पित है। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समुद्री लोग मछुआरे थे। उनकी स्त्रियां बहुत सुंदर होती थी, उनकी सुंदरता बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल मिल गए थे, जो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास शक्ति संपन्न हुए। ये लिखते हैं जो दीक्षित यक्कर, जो कि अगर लिखते हैं इस बारे में। अब देखते हैं, श्री ओल्डहम ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है। उनके मतानुसार उनका मत क्या कहता है, किसके बारे में? द्रविड़ों और आर्यों के बारे में। ये सामने देख चुके हैं, मतलब माफन नागों के बारे में। लिखते हैं क्या, जो ओल्डहम है, प्राचीन काल में द्रविड़ लोग 3 भागों में बटे रहे, चेल,
चोल तथा पांडेय, चेर अथवा शेर प्राचीन तमिल में सरे नाग का पर्यायवाची है। चेर मंडेल नागद्वीप या नाग प्रदेश से स्पष्ट तौर पर यह झलकता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई। इसके अतिरिक्त अभी गंगा घाटी में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए जो अपने आप को चेरू या सियोरी कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। आगे लिखते हैं, चेरू बहुत प्राचीन प्रजाति है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा घाटी के एक बड़े हिस्से पर उनका आधिपत्य रहा है, जिस पर जैसा कि आगे लिखते हैं हम देख चुके हैं। अत्यंत प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम आक्रमण की उथल पुथल से चेरू अपनी भूमि से अधिकारच्युत हो गए प्रतीत होते हैं। अभी एकदम निर्धन है और प्राय उनके पास भूमि संपत्ति नहीं है। इसमें तनक भी संदेह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविड़ बंधु चेरों के संबंधी हैं। तो ये लिखते हैं कौन से, जो ओल्ड हम लिखते हैं इस विषय पर उन्होंने जो अध्ययन किया द्रविड़ों के बारे में। अंग लिखते हैं, चेरियों में कई विशिष्ट रीतियां हैं। जो चेरुआ हैं उनकी कई विशिष्ट रीतियां हैं। उनमें से एक ऐसी है जिससे लिच्छवियों और नेपाल के नेवारों से उनका संबंध जुड़ा लगता है। यह है प्रत्येक 5 या 6 घरों पर राजा का चुना जाना और तिलकों आदि से उनका राज्याभिषेक करना। तो जो रीतियां हैं वो क्या है कि 5 या 6 घरों पर राजा चुना जाना और तिलकों आदि से उनका राज्याभिषेक करना, यह बताया है। लिच्छवियों तथा नेवारियों दोनों में ही बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिनका दक्षिण के द्रविड़ों से साम्य है। सभी सूर्य की पूजा करते हैं। नेपाल में कर्नाटक नाग का वही स्थान है जो नील नाग का कश्मीर में लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का रक्षक नाग देवता था। तो ये स्पष्ट बता रहे हैं लिच्छवियों और नेवारों का विवाह संबंध तमिल लोगों के अत्यधिक सदस्य हैं और उनके समान उत्पत्ति की बात पर बहुत प्रकाश पड़ता है। ये लिखते हैं जो चेरियों के जो रीतियां थी। आगे लिखते हैं अब नेवारों के बारे में। नेवारों में जायदाद पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार अधिकार होता रहा है, जैसा कि पंजाब के अड़टट्ट, बाहिक और टखास लोगों में था। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी ना होकर उनका भांजा उत्तराधिकारी होता था। तो ये कुछ नई बात हमें समझ में मिल रही है कि नेवारों में जायदाद का मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का जो अधिकार होता था और पंजाब में कभी जो अड़टट्ट और बाहिक तथास लोगों में था कि उनका पुत्र उत्तराधिकारी ना होकर उनका भांजा होता था। अभी तक यह एक द्रविड़ रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो इसी युग के एक द्रविड़ लेखक श्री बालकृष्ण नेयरकर का कहना है कि उन्हें उनके आदमी लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे संबंधी लगते हैं। तो जो द्रविड़ के जो फेमस लेखक हैं बालकृष्ण नेयरकर क्या बोलते हैं कि सगे संबंधी लगते हैं उनके आदमी। इनके अतिरिक्त दूसरी कड़ियाँ भी हैं। इनमें क्या है, दो दक्षिण के नागों को उत्तर भारत के लोगों के साथ मिलाती हैं। दूसरी कड़ियाँ भी हैं कि जो उत्तर और जो दक्षिण उत्तर के जो नाग हैं उनसे मिलाते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल, चंबल नदी के समीप कंसवाह के करनाल टाड़ को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेंद्र नाम का एक राजा
तक्ष राज करता था। तो चंबल नमीर के सबूत कंसबाह में जो कर्नल टाड को एक शिलालेख मिला होगा, वहाँ शैलेंद्र नाम का एक राजा था, तक्ष राज करता था, जो सराय जनजाति का था। किसका? सराय जनजाति का था। यह जनजाति वीरों के रूप में प्रसिद्ध थी। यह स्पष्ट ही है कि वह तक्ष या तखा पंजाब का वही राज्य था जहां हैनसांग आया था, हैनसांग के बारे में, और जिसका सबसे पहले उल्लेख हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तखा के नाग लोग सराय भी कहलाते थे। अब फिर भी देखते हैं, फिर शिवालिक में सतलज और ब्यास घाटी के बीच सर या जो सियोरज नाम का एक प्रदेश है, इसमें नागों की ही विशेष पूजा होती है। यहाँ पर रेफरेंस भी दिया हुआ है, जैसा कि इस पुस्तक में दिया है कि ये शेयरिंग रेस NW पृष्ठ क्रमांक 376-377 में देख सकते हैं। महाभारत का जो पर्व महापर्व होगा उसमें भी आप देख सकते हो। कलकत्ता रिव्यू 896, एनल्स ऑफ राजस्थान, हैनसंग व्हील, जो आप इसमें रेफरेंस भी प्रॉपर दिया है। और ये किताब है जो भारत सरकार इसको छापती है। एक व्यक्ति कमेंट बोल रहा था कि ये फेक वीडियो है, तो ऐसा नहीं है, ये हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सही जानकारी। ऊपरी चुनाव घाटी में एक दूसरा सियोरज है, वहाँ भी नाग पूजक ही लोग रहते हैं। अब लिखते हैं, सरज अथवा सियोरज कर्नल टाड के शिलालेख का सराय ही प्रतीत होता है। जो शिलालेख है उसमें सराय ही प्रतीत होता है। गंगा घाटी के चेरू लोगों का दूसरा नाम श्योरी भी यही है। जो गंगा घाटी में जो चेरू लोग रहते हैं उनका श्योरी भी है। चेर अथवा नाग लोग का पुराना तमिल नाम सरे भी यही लगता है। इसलिए यह स्पष्ट सा ही है कि सराय अथवा तख और जो सतलुज घाटी के सरज गंगा के श्योरी अथवा चूरू और दक्षिण के चेर सेर या केरल के सभी नाग पूजों की ही भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। तो ये सबकी क्या है? भिन्न भिन्न शाखाएं, ये एक ही हैं। आगे लिखते हैं, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय की कुछ बोलियों में जैसे कीरा या कीरी का अर्थ सांप है, कदाचित इसी शब्द से किरात शब्द बना हो। राजतरंगिणी में हिमालय के लोगों के लिए आया है कि बराह मेहर ने भी किरों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर रेफरेंस देते हैं, प्रोफेसर हील हार्न द्वारा प्रकाशित एक ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख है। क्या लिखते हैं ताम्रपत्र में? क्या लिखा है? कांगड़ा घाटी में बैजनाथ मंदिर है, वहाँ के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरग्राम है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ होगा सांपों का गांव, सांपों का गांव इसका नाम होगा। अभी बैजनाथ और आसपास के सारे प्रदेश का जनप्रिय देवता, और इस प्रकार क्रीड़ा शब्द का नाग का पर्यायवाची, जो कीड़ा शब्द है नाग का पर्यायवाची है। और इसमें कुछ संदेह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर्प पूजक कीड़ा दक्षिण के द्रविड़ केर चेर अथवा केरल के संबंधी थे। तो आप लोग समझ सकते हैं। आगे लिखते हैं, नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती, किंतु यहाँ हमारे पास कुछ और भी तथ्य हैं। तो ऐसा नहीं कि नाम है, लिखते हैं हमारे पास कुछ और भी तथ्य हैं। ये लोग जिनके नाम स्पष्ट एक ही हैं, सभी सूर्यवंशी, ये सभी मनियार नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपने पूर्वज मानकर पूजा करते हैं। उपयुक्त कथन से यह लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़
उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर। आगे लिखते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही जाति है। इतने प्रमाण होने पर भी संभव है लोग इस मत को स्वीकार ना करें। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इस मत को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के द्रविड़ नाम की है। उनके लिए यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि दक्षिण के लोग नाग ही हैं तो केवल वे ही द्रविड़ क्यों कहलाते हैं। आलोचक पूछेंगे, यदि द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं तो दक्षिण के लोगों के लिए भी नाग शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई आगे देखते हैं तो इसमें रेफरेंस भी है जो राजतंगनी स्टील, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप समझ सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखते हैं आगे लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि यह एक उलझन है, किंतु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं है जो सुलझाई ना जा सके। यह सुलझ सकती है बशर्ते कि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। पहली बात जो ध्यान देने की है वह भाषा संबंधी स्थिति है। आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से भिन्न है। क्या यह संभव सदैव से है, मतलब क्या यह सदैव से है? इस प्रश्न पर भी ओल्डहम के विचार ध्यान देने योग्य हैं। आप क्या लिखते हैं ओल्डहम? देखते हैं उनके अनुसार कि यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण में द्रविड़ प्रदेशों की भाषा को उत्तर की बोलियों से संबंधित माना जाता था। अब प्राचीन संस्कृत कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत है उसके अनुसार यह बता सकते हैं। और इनका उन लोगों की भाषा से विशेष संबंध था जो असुरों के वंशज प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सहस्त्र चंद्रिका में लक्ष्मीधर का कथन है, जो सहस्त्र चंद्रिका है उसमें लक्ष्मीधर का कथन है कि पांड्य और केकय और अहलीक सहृदय नेपाली पैशाची देशों में पैशाची भाषा बोली जाती थी। तो जो केकय है, केकय मतलब आज का झेलम, साहेबपुर, गुजरात और पाकिस्तान को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पैशाची भाषा बोली जाती थी। और जो कुंदत, सुदेश, भोट, गंधार गुजरात और हैब और कनौजन ये पैशाची देश हैं। सब बोलियों में पैशाची में संस्कृत का सबसे कम अंश है। अब आगे लिखते हैं कि असुर आरंभ में आर्यों से भिन्न कोई भाषा बोलते थे। यह स्पष्ट है। प्रोफेसर म्योर हैं उनमें लिखते हैं कि ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्धृत किए हैं जिनमें असुरों की भाषा के लिए जो मृदवाद शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मृदवाद जिसका मेरा अर्थ है हानि प्राप्त बोली, ऐसी बोली जो हानि प्राप्त हो। सायरण के अनुसार उन लोगों की बोली जिसकी जिह्वा नष्ट हो गई है। इसमें संदेह नहीं है कि इस शब्द का मूल अर्थ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यों के कमोबेश समझ ही नहीं आती हो। ऋग्वेद के एक दूसरे अनुच्छेद से भी यही व्याख्या ठीक उतरती है, जिसमें कहा गया है कि इंद्र को प्रसन्न कर अब शब्द बोलने वालों पर जीत हो। रेफरेंस देते हैं शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, क्या लिखा है? असुरों की वाणी ना होने से वे कहीं के नहीं थे, वे हिलव चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसे ही अगम्य थी। अगम्य मतलब बोलते हैं इम्पॉसिबल। जो इस प्रकार बोलता है वह म्लेच्छ है। म्लेच्छ मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर पापी। इसलिए कोई ब्राह्मण बर्बर भाषा ना बोले क्योंकि ये असुरों की भाषा है। मनु ने भी लिखा है
मनु ने लिखा है, जो ब्राह्मण के मुंह, बाह और जांग और पैरों से उत्पन्न वर्णों के बाहर हैं, चाहे वे म्लेच्छ भाषा बोलें चाहे आर्य भाषा, वे दस्यु हैं। चाहे वो म्लेच्छ भाषा बोले मतलब पापी वाली भाषा बोले या फिर आर्य भाषा, वे दस्यु हैं। इसमें स्पष्ट है कि मनु के संगम में आर्य भाषा के साथ साथ म्लेच्छ अथवा असुरों की भाषा भी बोली जाती थी, तो भी महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर भी रेफरेंस है सन एंड सर्वेट, म्योर, ऋग्वेद बिल्सन, आप लोग शतपथ ब्राह्मण, म्योर और हगरन, आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। आर्य जातियों में असुर भाषा लगभग लुप्त हो गई। विदुर ने जब युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा तो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया, जिससे युधिष्ठिर के अतिरिक्त कोई समझ ना सके। अब देखते हैं, इसके बाद के समय में रामतर्क, वागीश और व्याकरण ने नाग भाषाएं बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि मूल असुरों ने अपने बदल गए भाइयों को बहुत बाद तक अपने धर्म और अपनी परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा की। इन्हीं मूल जातियों में ही पैशाची बोलियों का उपयोग होता था और जैसा अभी हम देख चुके हैं, इन्हीं जातियों में द्रविड़ पांड्य थे। आगे लिखते हैं, तमिल और दूसरी समृद्ध बोलियों का आधार प्राचीन असुर भाषा ही है। इस मत का समर्थन इस बात से भी होता है कि सिंध की सीमा पर रहने वाली, अब सिंध मतलब जो पाकिस्तान पहुंच गया, बाहुई नाम की एक जाति की भाषा उनकी भाषा के बहुत समीप प्रमाणित हुई है। वास्तव में डॉक्टर जो कि क्या रखते हैं, डॉक्टर कॉल्डवेल का कहना है, क्या कहते हैं कि ब्राहुई भाषा के कारण हम द्रविड़ प्रजाति के चिन्हों को सिंधु पार मध्य एशिया के दक्षिण तक खोज सकते हैं। जो सिंधु पार मध्य एशिया है वहाँ तक खोज सकते हैं, मतलब किसकी, द्रविड़ प्रजाति को, उनके चिन्हों को। यह प्रदेश जैसा है मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ, असुरों अथवा नागों का निवास रहा होगा, जिनकी नस्ल द्रविड़ राज्यों के संस्थापक से बहुत कुछ मिलती होगी। अब आगे लिखते हैं कि जो भी प्रमाण एकत्रित किए हैं उन पर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर अथवा नाग एक ही परंपरा के लोग हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि द्रविड़ मौलिक शब्द नहीं है, यह तमिल शब्द का संस्कृत रूप है। मूल शब्द तमिल जब संस्कृत में आया तो वह दमिल हो गया और दमिल ही द्रविड़ बन गया। द्रविड़ की व्युत्पत्ति भाषा के नाम से उसकी नस्ल का बोध नहीं होता। अब जो तीसरी बात है जो रखने योग्य है कि तमिल या द्रविड़ केवल दक्षिण भारत की भाषा नहीं थी, किंतु आर्यों के आगमन के पूर्व समस्त भारत की भाषा थी और कश्मीर के रामेश्वरम तक बोली जाती थी। यह एक इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन है। इससे अगली बात जो ध्यान देने योग्य है, आर्यों और नागों का संबंध और नागों तथा उनकी भाषा पर इसका जो प्रभाव पड़ा वह है एक विचित्र बात लगेगी। इस संबंध का उत्तर के नागों पर जो प्रभाव पड़ा वह उस प्रभाव से बिल्कुल भिन्न है जो दक्षिण भारत के नागों पर पड़ा। तो यहाँ भी वही है, आप देख सकते हो रेफरेंस। उत्तर के नागों ने अपनी भाषा मातृभाषा तमिल को छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया। दक्षिण के नागों ने अपनी मातृभाषा तमिल बोलते समझते चिपटे रहे और आर्यों की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया।
यदि वह भेद ध्यान में रहे तो इस बात के समझने में सहायता मिलेगी कि द्रविड़ भारत के ही लोगों पर क्यों लागू हुआ। अब आगे लिखते हैं, उत्तर भारत के द्रविड़ नाम दक्षिण भारत बोलना भूल चुकी थी। जो उत्तर भारत के जो द्रविड़ नाम थे वह दक्षिण भाषा बोलना भूल चुके थे, इसलिए उनको द्रविड़ नाम से पुकारा जाना संभव हो गया। लेकिन जहाँ तक दक्षिण के नामों की बात है, उन्हें द्रविड़ कहने का औचित्य दो कारणों से बना रहा। एक तो ऐसे लोग रह गए थे जो द्रविड़ भाषाएं बोलते थे, यही वास्तविक कारण है कि दक्षिण के लोग द्रविड़ कहलाते हैं। अब आगे लिखते हैं कि दक्षिण के लोगों के लिए द्रविड़ शब्द विशेष प्रयोग होने से यह नहीं भूलना चाहिए कि नाग और द्रविड़ एक ही हैं। वे एक ही प्रजाति के दो भिन्न नाम हैं। नाग उनका जातिगत सांस्कृतिक नाम है और द्रविड़ भाषागत। इस प्रकार दास वे ही हैं जो नाग हैं। तो इसका जो कंक्लूजन क्या है कि जो दास हैं वे ही हैं जो नाग हैं और नाग वे ही हैं जो द्रविड़ हैं। दूसरे शब्दों में हम भारत की नस्लों के संबंध में इतना ही कह सकते हैं, जो भारत की नस्लें हैं उनका इतना ही कह सकते हैं कि अधिक से अधिक दो नस्लें रही हैं, आर और नाग। स्पष्ट है कि श्री राइस का मत निराधार सिद्ध होता है। यह मत भारत की 3 नस्लों को स्वीकारता है, जबकि वास्तव में वे 2 ही हैं। इस बात से हम देख चुके हैं। आई होप आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में ना आए तो भी आप इसको एक बार और ज़रूर देख लें। और ये रेफरेंस डॉक्टर कॉर्डवेल का है। ये कॉर्डवेल का पूरा रेफरेंस हमने यहाँ तक देखा, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेंशन किया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इसको शेयर करें। और यदि आपके कोई भी कमेंट्स हों तो कमेंट्स आप ज़रूर करें। जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं, ध्यान रहे आप कुछ तर्कों का इस्तेमाल करें ताकि हमें भी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।